जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। मैं हूं अजय और मेरे साथ हैं सचिन और हम लोग रोज एक खास मुद्दे के खास पहलू पर बात करते हैं। और इन दिनों जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर हम लगातार आपको बता रहे हैं अलग अलग पहलुओं को। और आज तो बेहद ही खास दिन है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उस वक्त में समझिए कि विजय दिवस है ये, यानी कि बांग्लादेश का बर्थडे। और उसका बाप कौन है, उसको पैदा किसने किया? भारत ने किया। माफ कीजिएगा इस भाषा के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश पैदा हुआ। तो आज हम दो बातों पर खास तौर से गौर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। एक तो बांग्लादेश बना कैसे, निर्माण कैसे हुआ, यानी पाकिस्तान का जब हिस्सा था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1947 में आजादी के बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो आज बांग्लादेश आप जानते हैं वो दरअसल पाकिस्तान का ही हिस्सा था और ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन क्यों ये नौबत आई कि बांग्लादेश टूटा, किस तरह के जुल्मों सितम हुए और कैसे फिर भारत की वजह से वो एक नया मुल्क बन के उभरा, ये भी हम बताएंगे। इस पर खासतौर से रोशनी डालेंगे सचिन। और दूसरे पहलू पर भी हम बात करेंगे कि वो बांग्लादेश जो भारत की वजह से पैदा हुआ, आज भारत को आंख दिखा रहा है। अगर भारत ने आंख तरेर दिया तो फिर उसका क्या हाल हो सकता है, कैसे जिस भारत ने उसको पैदा किया वहीं उसे कैसे मिटा सकता है, यूं ये भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। तो सचिन, जन्म की कहानी, क्योंकि आज जन्मदिन है बांग्लादेश का। हाँ, देखिए, पाकिस्तान, ये जो बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। यहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये यहाँ पर जो लोग हैं वो पाकिस्तान का विरोध करते थे। पाकिस्तानी सेना यहाँ पर बहुत अत्याचार किया करती थी। यहाँ पर कुछ कुछ विरोध के स्वर थे, कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के साथ आना चाहते थे, भारत के साथ में रहना चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ चूंकि हिस्सा चला गया। हाँ। तो वो थोड़े से तो और उसमें एक और बात भी हुई थी कि दरअसल जो पश्चिमी पाकिस्तान कह लीजिए उसको, जो अब पाकिस्तान है आज के डेट में, वहां की जो सत्ता थी वो उन लोगों के हाथों में थी जो वहां के रहने वाले थे। हाँ, और बांग्लादेश जो कि पूरे भारत को पार करके आना पड़ता था उसको, यहाँ जो लोग थे वो धीरे धीरे फील करने लगे कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल। और वो एक तरह से उनकी कॉलोनी बना रहा है बांग्लादेश को, वहां के रॉ मटेरियल्स को उठाना और वहां इस्तेमाल करना, और यहाँ पर गरीबी भयंकर थी। तो वो चाहते थे कि हमको अपनी सत्ता मिल जाए, हम एक अलग सत्ता हो जाए। हाँ। तो उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा वो है कि 1971 में उस वक्त सोवियत संघ था। सोवियत संघ के एक राजदूत थे अलेक्सी, वो पाकिस्तान में राजदूत थे जी। उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रशासन है, शासन है, उसको आगाह किया कि भाई आप जो भी कुछ कर रहे हैं वहां पर, जो पाकिस्तानी सेना वहां अत्याचार कर रही है, वो आपके लिए बड़ा घातक होने वाला है। हाँ, जब वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू किया पाकिस्तानी सरकार का, तो उस पर जबरदस्त अत्याचार वो तो उन्होंने पहले ही आत्मघाती साबित होगा ये पाकिस्तान के लिए, ये बात उन्होंने पहले ही बताई। उसके बाद क्या किया पाकिस्तान ने क्या किया कि जो पाकिस्तान की सत्ता थी, उन्होंने एक ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। उस सैन्य अभियान में वो सोचिए, वो इतना उसके मेजर थे खालिद हुसैन राजा और मेजर जनरल राव फरमान अली। उन्होंने ढाका में बैठ के प्लानिंग की और वहाँ पर इतने अत्याचार किए पाकिस्तानी सेना ने। बांग्लादेश में करीब मतलब उस वक्त का जो वो हिस्सा था, वहाँ पे लाखों लोगों को उन्होंने मार दिया, जिंदा जला दिया, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी। और ख़ास तौर से युवा जो वर्ग था, जो युवा सबसे ज़्यादा इस प्रदर्शन में या इस उनके अभियान में भाग ले रहे थे, जो मुक्ति वाहिनी एक बनाई सेना जो बनाई गई थी, जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हाँ, तो उनको जिंदा जला दिया गया। आप सोचिए, एक टाइम ऐसा था, बहुत सारे कुछ लोगों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो लाशें थी वो दिन में मतलब ऐसे खेतों में और गलियारों में सब पटी पड़ी थी। लाखों लोग मारे थे। मतलब एक आंकड़ा तो ये भी बताता है कि करीब 30 लाख लोगों को वहां पे मार दिया गया था। 30 लाख के करीब लोगों का कत्लेआम किया। पर जो आज का पाकिस्तान है, वहां के जो नेता थे और जो सत्ता पर काबिज थे, जिन पर सत्ता में दबदबा जिनका था, उन लोगों ने जो पूर्वी पाकिस्तान में जो अपने हक की वो मांग कर रहे थे कि हम भी पाकिस्तान ही हैं, एक पत्रकार लोगों को कैसे मारा। हाँ, एक पत्रकार थे एंथनी, उन्होंने कहीं वो लिखा है एक जगह, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर ने ये कहा था
कि ये पवित्र और अपवित्र के बीच युद्ध है। यहाँ के जो लोग हैं उनके नाम मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन वो खुद को मुसलमान कहते हैं, पर वो दिल से हिंदू हैं। ये उनका मतलब मानना था, उन्होंने अपने उसमें लिखा। और यही वो भावना थी। हाँ, यही भावना थी। उन्होंने कहा कि हम उनको काट काट के अलग कर देंगे और उनको जो उनका मतलब उनके अंदर जो हिंदू हैं मतलब उनको काट के अलग कर देंगे और जो बचेंगे वो मुसलमान ही बचेंगे और हम उनको उर्दू सिखाएंगे। मतलब देखिए, पाकिस्तान ये उनकी सोच थी। आप उस वक्त की सोच समझिए। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान आज भी वहीं खड़ा आज है। भी वहीं खड़ा आज वहीं से आज भी वही प्रोपेगेंडा, वही सोच, नहीं, उसी दकियानूसी में फंसा हुआ है। ये जो अब की जो सत्ता अभी आई है ये उसी सोच का हिस्सा है। राइट। वही लोग जो प्रो पाकिस्तानी और कट्टर इस्लामिक सोच वाले हैं, वो लोग अभी हावी हैं। और यही सब होते 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 इसी तारीख को आज जब बांग्लादेश का जन्म हुआ 16 दिसंबर 1971 को। इसके बाद कैसे हुआ? इसके बाद इंडिया ने इंदिरा गांधी को इसमें लेना पड़ा और मानना पड़ेगा उनके डिसीजन को। उस वक्त उन्होंने डिसीजन लिया और ये था कि भाई बहुत जल्द हम इसको फिनिश करेंगे, अदरवाइज ये फिर लंबा खिंच जाता, यूएन में चला जाता और फिर इसको दबाव बनता कि भाई इसको खत्म करो, बंद करो। तो उससे पहले ही उन्होंने इंडिया की जो फोर्स थी, इंडिया की सेना थी, उन्होंने वहां पर जाकर कार्रवाई की और वही फिर और इसका आधार मिला भारत को कि वहां से जब वहां पर अराजकता फैल गई, कत्लेआम हो गया, 30 लाख लोग काट डाले गए, उस दौर में एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स शुरू हुआ बांग्लादेश से। वहां के लोगों का भारत में प्रवेश करने लगे, वो शरणार्थी बन करके, और जिनकी संख्या धीरे धीरे करोड़ को पार कर गए। बिल्कुल। तो ये भारत के ऊपर भी बोझ बन रहा था क्योंकि बांग्लादेश के हालात ऐसे थे। तो इसी चीज को आधार बना के अमेरिका और तमाम देशों के विरोध के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बहुत ही स्ट्रांग एक डिसीजन लिया और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सफाई से जनरल मानेकशॉ की अगुवाई में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिर इंडियन आर्मी वहां पर गई और फिर तो इंडियन आर्मी गई तो उसके बाद ज्यादा देर वक्त की बात नहीं थी और सीधे वहां के दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर अब्दुल खान नियाजी, जो उनका बहुत बड़ा वो माना जाता था। हाँ। वो 93,000 उनके सैनिकों ने सरेंडर कर दिया इंडियन आर्मी के सामने। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्मी का सरेंडर था। बहुत बड़ी जीत थी इंडिया की उस दौरान। डेफिनेटली। ये तो रही बात बांग्लादेश कैसे पैदा हुआ बनाते हैं हम लोग आज, उसी उपलक्ष्य में जो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। वो भारतीय आर्मी की जीत थी पूरी तरह से और पाकिस्तान मुंह की खाया था और यही इसीलिए आज विजय दिवस है। तो ये आज पैदा हुआ पाकिस्तान, और कैसे भारत ने पैदा किया, इंडियन आर्मी ने जाकर के वहां पर उनको, ये भी आपने समझ लिया। अब वहां पर फिर से एक बार कट्टरवादी हावी है, वहीं प्रो पाकिस्तानी हावी है। फिर से वो उसको समझ लीजिए कि उस रास्ते पर ले जा रहे हैं कि पाकिस्तान ना बने, पूर्वी पाकिस्तान ना भी बने तो कम से कम पाकिस्तान के तले रहे, पाकिस्तान के कहे में रहे, पाकिस्तान उसको जकड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसके पीछे क्या क्या वजह है पिछले वीडियोज में हमने बताया है लगातार में, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि अगर जिस भारत ने पाकिस्तान को बनाया वो भारत अगर चाह ले तो क्यों उसे तबाह भी कर सकता है, मिटा सकता है बांग्लादेश को। इसके लिए मैं आपको फटाफट एक डेटा आपके सामने रखता हूं और वो डेटा क्या है आपको भी दिलचस्प लगेगा, आप सबको भी और आपको भी सचिन, कि हम सैन्य ताकत की तुलना जरा कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की तुलना फटाफट में करके बताता हूं। आबादी सबसे पहले कहां पर कितनी है, तो बांग्लादेश की आबादी है 16.72 करोड़, यानी 17 करोड़ के करीब है लगभग। भारत की आबादी है 140 करोड़। अगर भारतीय दौड़ गए ना एक पूर्वी भारत के लोग ही तो कुचल जाएगा बांग्लादेश। ये हाल है। सही बात है। एक्टिव सैनिक किसके पास कितने हैं, अब सैन्य ताकत की बात कर लेते हैं, जो गोले बारूद और वो एटॉमिक बॉम्ब सब खरीदने की जो बात कर रहा है चीन से, पाकिस्तान से। देखिए एक्टिव सैनिक है बांग्लादेश के पास में 1.63 लाख, यानी 1,63,000। भारत के पास कितना है 14,55,000। अच्छा, कहां करीब 1.5 लाख उसके पास, हमारे पास करीब 14.5 लाख, तो 13 लाख का फासला है। रिजर्व सैनिक 0 बांग्लादेश के पास है। भारत के पास 11.5 लाख से ज्यादा, 11,55,000 रिजर्व बटालियन। पैरामिलिट्री बांग्लादेश के पास 68 लाख, हमारे पास पैरामिलिट्री जो है वो 25 लाख है। तो पैरामिलिट्री से ज्यादा ये काम करते हैं लगता है। एयरक्राफ्ट
बांग्लादेश के पास में फाइटर एयरक्राफ्ट 216 हैं और हमारे पास 2296 है। अच्छा, 216 मतलब हमारे 10% है उसके वो पास। इसीलिए अभी चीन से लेना चाह रहा है। ठीक है। एयरक्राफ्ट अटैक एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो बांग्लादेश के पास एक भी नहीं आज के दिन में। अच्छा, अब सुनिए, इसलिए चीन से ले रहा है वो। भारत के पास में जो अटैक एयरक्राफ्ट हैं उनकी तादाद है 130 अटैक एयरक्राफ्ट। उसके पास 0 है। ट्रांसपोर्ट विमान उसके पास 16 है बांग्लादेश के पास, हमारे पास 264। हेलीकॉप्टर्स उसके पास 73 है, हमारे पास 869 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश के पास अगेन 0 और हमारे पास 40 हैं। टैंक वहां 320 है, हमारे पास 4614 है। आर्टिलरी 464 उसके पास है, हमारे पास 3383 है। रॉकेट वहां पर 71 है, हमारे पास 702 है। सबमरीन उसके पास 2 है, हमारे पास 18 हैं। डिस्ट्रॉयर्स उसके पास 0, हमारे पास 12 हैं। और फ्रिगेट्स उसके पास 7 है, हमारे पास 12 हैं। लबोलुबाब ये है कि जिस तरीके से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में जब इंडियन आर्मी घुसी तो ज्यादा वक्त नहीं लगा और पाकिस्तान के सारे 92 सेनाओं को सरेंडर करना पड़ा, 92,000 सेनाओं को। ऐसे ही आज भी स्थिति है कमोबेश सचिन कि भारत की सेना अगर घुसी, कि भारत ने चाह लिया, अब तो सेनाओं को भी नहीं घुसाना पड़ेगा लगता है, घुसाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो चाह लिया तो मतलब कुछ घंटों की बात होगी शायद। एक राफेल और वही काफी है। बांग्लादेश फिनिश सरेंडर कर देगा और बांग्लादेश की आर्मी सरेंडर कर देगी। तो ये याद, इसलिए हम आज ये चर्चा जानबूझकर कर रहे हैं, देखिए एक विजय दिवस के दिन, कि बांग्लादेश को ये याद रखने की जरूरत है। एक बहुत अच्छा आपको वो बताता हूँ, इसमें जब ये सब कुछ हुआ, पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तो बेनज़ीर भुट्टो ने एक अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा में क्या लिखा, मैं आपको उनकी सोच के बारे में बताता हूँ दर्शकों को कि वो क्या, किस सोच के तहत वो सोच थी उन लोगों की। डॉटर ऑफ द ईस्ट में जो लिखा है, हाँ, डॉटर ऑफ द ईस्ट में उन्होंने अपने दर्द बयान किए हैं। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश का हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ा धक्का था जो कई मायनों में समझा जा सकता है। हमारा संयुक्त धर्म इस्लाम, जिसे हम सोचते थे कि हिंदुस्तान के 1000 मील तक फैलेगा, जिसने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग किया और हमें एक बनाकर रखने में नाकामयाब रहे, हमारा विश्वास है कि हम एक देश के रूप में बने रह पाएंगे, वो टूट गया। 4 सूबों के बीच का जुड़ाव कमजोर पड़ गया और हमने इतनी नैतिक हताशा कभी महसूस नहीं की थी। तो अब ये सोचिए कि जो वो इस्लाम और वो जो उस सोच के दायरे में ही वो रह रहे थे, सारे बातें करते थे। लोग कहते हैं कि भाई ये धर्म के नाम पर नहीं बना, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान नहीं बना है, बल्कि बाकी दूसरी परिस्थितियों और स्थितियों की वजह से बना है। जब ये तो साफ है, आप देखो, आप साफ और ये जो है बोल रही हैं। हाँ, तो तब भी यही बात हो रही थी। देखिए मजे की बात है, और आज भी इसी के नाम पर बांग्लादेश के भीतर जितना कुछ चल रहा है, वही मुस्लिम ब्रदरहुड, वही कट्टरपंथ, वही सारी प्रो पाकिस्तानी, वो सब कर रहे हैं और तब भी यही कर रहे थे। ये एक कुछ लोगों के भीतर, ये बात हम कतई नहीं कह रहे हैं कि हम सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात करें, कतई नहीं। कुछ लोग जिनका एजेंडा होता है कि धर्म के नाम पर वो अपने फायदे के लिए पूरे कौम को गुमराह करते हैं, वो तब भी थे ऐसे लोग जो कर रहे थे। जो आप बता रहे थे कल, डीप स्टेट और ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड के हाथों में जो खेल रहे हैं जो। और मजे की बात देखिए, वो कैसे अपने कौम के लिए काम नहीं करते हैं, नाम कौम का लेते हैं, लेकिन कौम के खिलाफ काम कैसे करते हैं। इसी बांग्लादेश में 33 लाख जो लोग मारे गए, जिनको उन्होंने काटा, बिल्कुल, उसमें मुसलमान ही थे ज्यादा, कोई हिंदुओं को नहीं काटा था तब। हाँ, सही बात है, वो तो उन्हीं के। तो ये फिर कैसा आप कौम के नाम पर जो कह रहे हैं कि हम कौम के नाम पर फैलाना चाह रहे थे, और ये वो अपने पिता के बारे में, जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कह रही है बेनजीर भुट्टो, जो बड़े हताश हुए थे, बड़े दुखी थे, और पाकिस्तान बहुत निराश हुआ था, किसी भी युद्ध हारने से ज्यादा निराश हुआ था जब बांग्लादेश टूट गया था। बांग्लादेश टूट गया था और 93,000 जो सैनिक ने, मतलब इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन किसी नेशन के लिए दुनिया में कहीं नहीं देखा गया था इससे पहले। तो ये है पाकिस्तान और इसके बांग्लादेश के भीतर जो कट्टरपंथी हैं, उन सब की खोखली सोच, जो किसी कौम के लिए नहीं है, किसी कौम के नाम पर सिर्फ किया जाता है, लेकिन कौम के खिलाफ भी है ये, और ये इंसानियत के खिलाफ है। तो बांग्लादेश ये याद रखिए, और वहां भी चेताया जा रहा है, बांग्लादेश के भीतर भी जो है जानकार यही कह रहे हैं कि भैया समझ जाओ, जिसने तुमको पैदा किया है वो तुमको आज का दिन उनके लिए ये है कि भाई आप इस रिविजिट करो,
पूरा क्या हुआ, आप कैसे पैदा हुए, आप कैसे जन्मे, आपका जन्म किसकी एहसान वजह मानो। से हुआ, एहसान मानो बजाय इसके कि आप आंखें अपने दिखाओ। बाप को आंखें दिखा रहे हो। तो देखते हैं कब तक अकल आती है बांग्लादेश को, वरना भारत, यकीन मानिए कि भारत का विदेश विभाग, हमारे विदेश मंत्री बहुत ही सक्षम हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के को जो इंटरनेशनल ऑर्डर में एक जो रुतबा बनाया है पिछले दिनों में, और भारत जो सफल हो रहा है, उससे जो रुतबा कायम हो रहा है, तो उस सब में बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय थोड़े बहुत इसके। तो आज हमने उसको याद भी दिला दिया है उसके जन्मदिन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में, हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सचिन के लिए खास करके ज़्यादा जवाबदेही है, क्योंकि ये स्पेशली पूरी तरह से डेडिकेटेड है इसके लिए, तो इनको ये डेली काउंट करना होता है कि कितना हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ। तो आपका साथ ज़रूर चाहिए, जब बुलवाद ये है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।